राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त आकाश बाजपेयी। आज जो आपकी क्लास होने वाली है, इस क्लास में जो सीरीज एग्रोनॉमी की कंप्लीट एग्रीकल्चर सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में जो पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 में सॉइल साइंस को डिस्कस करेंगे। ये सॉइल साइंस एसआर रेड्डी, रेड्डी रेड्डी और कंप्रेहेंसिव एग्रोनॉमी का सोर्स से रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो बेसिक सॉइल साइंस है वही देखेंगे, जो कि एग्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, बाकी डिटेल क्लास जब भी सॉइल साइंस की होगी तो आपको नोटिफाई करवा दिया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आकाश बाजपेयी सर्च करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नया बैच एमएससी इंट्रेंस का स्टार्ट कर दिया है हमने। ठीक है, एमएससी इंट्रेंस टेस्ट को लेने के लिए, उस बैच को लेने के लिए एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ऐप डाउनलोड करके उस पर एक कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा आकाश 5, जिससे कि आपको 5% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई समस्या होती है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, नीचे के जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर आप कभी भी कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो नया बैच एमएससी इंट्रेंस का स्टार्ट हो रहा है। ये इसके अलावा AAO, एडीओ और उत्तराखंड, ठीक, हिमाचल प्रदेश, इन सबके एडीओ के बैच भी जल्दी स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार की समस्या होती है आप डिस्कस कर सकते हो। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में सॉइल साइंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी आवाज़ को कम हमने ले रखा है आज, क्योंकि एक मैसेज मेरे पास आया था और बुरा लगा हमें कि सर रिकॉर्ड करने में क्या ही है ना, रिकॉर्ड करने में क्या ही है सर, और पूरा डिटेल में लाओ तो अच्छा लगे। तो ये पता दिक्कत कहाँ पे आती है कि डिटेल में फिर 3-4 घंटे लगेंगे, इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। इसीलिए मैं आपको आज थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। ठीक है, ये टाइम अभी हुआ है 1:21, रात के 1:21। ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको 9 बजे आप प्रीमियम पे डालूंगा तो आप लोग देखेंगे। 1:21 पे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक, रात के। क्यों? क्योंकि मैंने सीरीज़ को पूरा करने का वादा किया है। बाकी दिन भर मेरी क्लास होती है। ठीक है, पैड बैच में भी क्लास होती है, वो बच्चे फीस देते हैं, उनको हमें दिन भर पूरा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर फ्री में कोई कंटेंट दे रहे हैं तो आप इसको अन्यथा ना लेके इस फ्री कंटेंट को जितना अच्छे से हो सके यूटिलाइज करें। मैं आपको फ्री में वो हलवा वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक, तो अगर इफर्ट्स आपके लिए डाला जा रहा है तो आप इस पर फोकस करें। ठीक, अगर आप एटलीस्ट शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम इसको अप्रिशिएट तो करें। ठीक, ताकि आके भी अच्छा लगे। क्योंकि मैंने तो सोचा था कि यार मैं इन लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल एक तरीके से निर्लज्ज हो गए हैं। ठीक है, और बच्चे का नाम तो हम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। अप्रिसिएशन सब हर एक इंसान को अच्छा लगता है। मेरा डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ाता हूँ। मैं आपको और सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, आप अच्छे बच्चे हो, आप याद कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि अच्छा लगेगा। जिनको अच्छा लगे, ठीक है, जहाँ पर कमी हो उस कमी को बताओ, उस कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्पेशल टाइटल में लिख रखा है, मैंने ओनली रिवीजन क्लास। तो मैं बार बार क्यों बोलता हूँ रिवीजन क्लास है? इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाऊंगा मैं, करवाने के लिए उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो रिवीजन पर्पज से क्लास है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पैड बैच में आइए, सो स्वागत है आपका। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि अच्छा लगेगा हमें। ओके, वरना रात के 1:30 बजे में भी आपका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा होता। तो इन चीज़ों को समझिए अच्छे से ताकि हमें किसी प्रकार की आगे आपको लेक्चर ना देना पड़े। ठीक है, तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, हाँ, जो अच्छे बच्चे उनके लिए ही वो उनका स्वागत है। ठीक, टाइम पास के लिए स्वागत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ, बच्चे 1 मिनट देखते, 2 मिनट देखते चले जाते हैं। ठीक है, पैड बैच पे 2 घंटे की क्लास लेता हूँ। 2 घंटे में 550-600 बच्चे होते हैं, वो 600 बच्चे लास्ट तक 600 बच्चे रहते हैं। तो वो फिर पैसा दे के आए हैं, वो पूरा पूरा रहते हैं, चाहे वो भी वीडियो बंद करके चले जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें उस हिसाब से माहौल मिलता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से माहौल में एडजस्ट होते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपके अंदर क्षमता है कि पूरा लास्ट तक देख लें, ठीक, 30 मिनट के अंदर आपका हम एक टॉपिक खत्म कर देते हैं। 30 मिनट के अंदर तो हम सिर्फ ट्रेनिंग के 1-2 पॉइंट्स होते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका पूरी सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए खत्म करते हैं ताकि आपका क्लास तक रिवीजन हो जाए, आपका एफओ के एग्जाम तक, एडीओ के एग्जाम तक, AAO के एग्जाम तक पूरी एग्रीकल्चर को रिपीट हम इतना अच्छे से खत्म कर दें कि आप अगर उसको देखते जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इन चीज़ों पर ख्याल रखा करें। आकाश सर मेहनत सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं, और बच्चे जब ऐसे होंगे ना तो मेहनत करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉइल साइंस। सर सॉइल साइंस क्या होता है? तो आपको पता है सर, इसमें 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक है सर सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ वही बता रहे हैं। सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉइंट पकड़ना होगा, सर इनहेरेंट कैपेसिटी किसमें काउंट करते हैं। इसको यहाँ कर देते हैं, देखो सर, ये लो, अगर कहीं पे लिखा आपको इनहेरेंट कैपेसिटी, तो इनहेरेंट कैपेसिटी से मतलब है सॉइल फर्टिलिटी से। ठीक है, जो इनहेरेंट आ रही है। अच्छा,
प्रोडक्टिविटी में क्या है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप, आपकी सॉइल है उस सॉइल के अंदर कितनी कैपेसिटी है क्रॉप को प्रोड्यूस करने की, वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, और इनहेरेंट जो पीढ़ी दर पीढ़ी आई वो सॉइल की फर्टिलिटी है। ठीक बात है, अच्छी बात, आगे बढ़ो। सर पेडोलॉजी क्या होता है, एडेफोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल, जो सॉइल होती है उस सॉइल की स्टडी, ठीक है, क्लासिफिकेशन की स्टडी, और सॉइल के अंदर जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, एडेफोलॉजी क्या होता है सर? एडेफोलॉजी में स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू हायर प्लांट इज कॉल्ड एडेफोलॉजी। जो उसका संपर्क होता है हायर प्लांट से उसे क्या बोलते हैं, एडेफोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा सॉइल पार्टिकल्स में याद रखना, स्टोन का जो साइज होता है 20 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। हालांकि ये मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही नहीं है, वैसे तो जो स्टोन है मिली जो होता है वो 250 मिलीमीटर से ऊपर का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ सामने देख सकते हो। ग्रेवल 2 से 20 मिलीमीटर, वैसे ग्रेवल का साइज 2 से 75 मिलीमीटर का ही होता है। ठीक है, जो कॉर्स फ्रेगमेंट होता है जिसे ग्रेवल बोलते हैं, हालांकि पीबल भी बोलते हैं, 2 से 75 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, फाइन अर्थ 2 मिलीमीटर से कम, कॉर्स सैंड 0.2 से 2 मिलीमीटर, फाइन सैंड 0.2 से 0.002, ठीक है, और क्ले से 0.002 से कम होता है। अच्छा, कॉर्स फ्रेगमेंट की अगर बात करें तो भाई 2 से 75 मिलीमीटर का होता है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फाइन सैंड की बात करेंगे तो 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। अच्छा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया सिल्ट की बात करेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर क्ले की करेंगे तो 100 से 1000 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं तो सर जो सैंड सिल्ट क्ले होते हैं इनका जो वैल्यू होती है, मतलब सिल्ट कितना है एक सॉइल के एग्रीगेट्स में, क्ले कितना है और आपका सैंड कितना है, इनके रेशियो को क्या बोलते हैं, सॉइल टेक्सचर बोलते थे। अब स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर मन भी नहीं लगता, कोई बात नहीं, कंप्लीट करवाते हैं। अच्छा, अगर बात करें इफ द सॉइल कंटेंट मोर देन 85% सैंड, अगर सॉइल में 85% से ज़्यादा अगर कंटेंट होता है किसका सर, सैंड का, तो उसे सैंडी सॉइल बोलेंगे। 80% से ज़्यादा अगर सिल्ट होगी तो सिल्टी सॉइल कहलाएगी। हाँ, जो क्ले है वो क्ले अगर 40% से ज़्यादा होगी तो उसे क्या बोलेंगे, क्ले सॉइल बोलेंगे। तो 85, 80 और 40। टेक्सचर का ट्रेंगल दिया था वो ट्रेंगल दिया था EOFDA ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टेक्सचर क्लासेस की बात करें तो 12 टेक्सचर क्लासेस होती है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है मार्लिंग और रैपिंग का। तो मार्लिंग जो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्ले टू सैंड सॉइल में क्ले का जो एप्लीकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, मार्लिंग बोलते हैं। और जो सिल्ट का एप्लीकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, रैपिंग बोल देते हैं। अच्छा, हैवी और लाइट सॉइल क्या होती है? सब देखो, हैवी लाइट सॉइल का मतलब यहाँ पर सॉइल के अंदर वजन से नहीं है, यहाँ पर मतलब है द टर्म हैवी एंड लाइट सॉइल सो द डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस, जो सॉइल के अंदर रेसिस्टेंट की डिग्री होती है वही क्या कहलाती है, हैवी और लाइट सॉइल का कॉन्सेप्ट होता है। यानी हैवी सॉइल में रेसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, लाइट सॉइल में रेसिस्टेंसी कम होती है। तो सर लाइट सॉइल में रेसिस्टेंसी कम होगी तो सीधी सी बात है पेनिट्रेशन आसानी से हो जाएगा, पेनिट्रेशन आसानी से हो जाएगा तो मतलब सीधी सी बात है आपकी जो सॉइल होगी उसमें टिलेज, लाइट सॉइल में जो टिलेज होगा वो आपका ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, कम चाहिए होगा। ठीक है, यानी टिलेज कम चाहिए होगा, हेवी सॉइल में टिलेज ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? जो सॉइल एग्रीगेट्स होते हैं सैंड सिल्ट क्ले, इनका आपस में जो अरेंजमेंट कैसा होता है उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, नेचुरल एग्रीगेट्स आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। अच्छा, नेचुरल एग्रीगेट्स को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स, या आपको क्लाउड बोल देते हैं। और आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल को बोल देते हैं आपका पेप्टाइड्स बोल देते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, क्लाउड जो बोलते हैं आर्टिफिशियल को बोलते हैं और नेचुरल को पेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फ्रेगमेंट्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, टर्म जो सॉइल स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले जो क्या है सर, अरेंजमेंट है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी पार्टिकल्स का। ठीक है, 4 प्रिंसिपल टाइप होते हैं इसके, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी और स्फेरिकल। ठीक है, प्लेटी की अगर बात करेंगे तो पेट्स आर अरेंज इन थिन हॉरिजेंटल। अब देखो प्लेटी में 2 टाइप्स होते हैं, प्लेटी में 2 टाइप्स होते हैं सर। प्लेटी में जो थिन जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है वो ज़्यादा डेवलप बना दें। देखो क्या होता है, जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, एक मिनट यार भाई हो जाओ, एक मिनट, ये होता नहीं है भाई, यहाँ ले आओ, अब होगा, चलो। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस ज़्यादा डेवलप है। जब हॉरिजेंटल एक्सिस ज़्यादा डेवलप होता है एज कंपेरिजन टू वर्टिकल एक्सिस तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यही जो प्लेटी स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल एक्सिस कैसे हैं सर, थिन है, अगर थिन है तो प्लेटी है, और अगर थिक है तो सर क्या है,
अगर भाई साहब यही थिक हैं, ठीक है, तब उसे क्या बोलेंगे, तब उसे बोलेंगे लेमिनर। क्या बोलेंगे, लेमिनर बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो, प्रिज्मेटिक क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस ज़्यादा डेवलप होते हैं एज कंपेरिजन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस मतलब क्या है, ये देखो ये क्या है, ये ज़्यादा डेवलप है, हॉरिजॉन्टल वाला कम डेवलप है, वर्टिकल ज़्यादा डेवलप है, क्या कहलाएंगे, प्रिज्मेटिक कहलाएंगे। अगर यही कैसे होंगे सर, यही आपके कैसे होंगे, राउंड होंगे, ये देखो ऐसे राउंड होंगे, तब इसे बोलेंगे प्रिज्मेटिक। सॉरी कॉलमुनर, क्या बोलेंगे, कॉलमुनर बोलेंगे। और यही अगर कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, फ्लैट मतलब कैसे, ऐसे, ठीक है, फ्लैट होंगे तब उसे क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लैट होंगे प्रिज्मेटिक और राउंड होंगे तो कॉलमुनर बोलेंगे। मेनली ये जो प्रिज्मेटिक पार्टिकल्स होते हैं बी होराइजन में या एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखे जाते हैं। ठीक, साइज इनका 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे ब्लॉकी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, कॉमन अपर पार्ट ऑफ बी होराइजन, बी होराइजन के अपर पार्ट में काफ़ी कॉमन देखा जाता है। स्पेरिकल की बात करते हैं तो राउंडेड एग्रीगेट्स को स्पेरिकल बोल देते हैं। से दो तरीके का भी होता है, एक आपका क्रम्बी होता है, ठीक है, एक आप ग्रेनुलर होता है। ज़्यादा फर्टाइल होते हैं वो क्रम्बी होते हैं, मोर पोरस होते हैं, ग्रेनुलर आपके कम पोरस होते हैं। ठीक है, अच्छा, लगभग साइज 2 सेंटीमीटर के डायमीटर का होता है। ठीक, मेनली ए होराइजन में पाए जाते हैं। सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की जो लेटेंट हीट होती है बेटा, लेटेंट हीट होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में टेम्परेचर कितना होता है, 540 होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर होता है 80 कैलोरी। ठीक है, कितना होता है बेटा, 80 कैलोरी होता है। तो 80 कैलोरी कितने होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में होता है, वेपराइजेशन में 540 होता है। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन की अगर बात करेंगे तो 680 कैलोरी होता है। कितना होता है बेटा, 680 कैलोरी होता है। तो 540 किस में होता है सर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, फ्यूजन में 80 कैलोरी और सब्लिमेशन में 680 कैलोरी। ठीक है, सब्लिमेशन में 680, फ्यूजन में 80 कैलोरी और वेपराइजेशन में 540। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट को ऐसे ही याद रखिएगा, बार बार सुनिएगा तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बार बार इस बार नहीं बोलेंगे, बार बार सुनिएगा। आपको अगर लगता है कि आपको सुनने से याद होता है तो आप जरिए सुनिएगा। ठीक है, फील्ड एयर कैपेसिटी इज फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ एयर इज सॉइल। फील्ड कैपेसिटी, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एटमॉस्फेयर 0.03%, सॉइल में 0.25%। तो सॉइल में 0.25% होती है और जो एटमॉस्फेयर एयर होती है 0.03% होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की बात करेंगे तो 72 डाइन पर सेंटीमीटर होती है। तो 72 डाइन पर सेंटीमीटर होती है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो एटमॉस्फेरिक एयर में होता है 0.03% होता है और सॉइल में कितना होता है, 0.25% होता है। ठीक है, चलिए सॉइल टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो सर यूएसडीए के अनुसार 6 सॉइल टेम्परेचर रिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। स्पेसिफिक हीट जो फर क्या कहलाती है, तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस द इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। एक ग्राम सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो हीट रिक्वायर्ड है किसमें सर, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में। अरे यार दिमाग कहीं और है, क्या ही बोल दे रहे हैं तुम लोग यार, टेंशन ना दिया करो हमको। और जब वीडियो रिकॉर्ड किएंगे उस टाइम बिल्कुल मैसेज मत किया करो, क्या ही करें, दिमाग इधर चला जाता है मेरा। ठीक है, अब सामने देखने लगते हैं हम, हैं, छोड़ो यार, आगे बढ़ो। क्या ही करे भाई, हमारा दिमाग चला जाता है तो चला ही जाता है। ठीक है, इतना प्यार मिलता है तो वो तो उस अच्छा ही है, लेकिन मेहनत के बाद भी लड़के नालायकी दे देते हैं। हाँ, स्पेसिफिक हीट क्या है, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। ठीक, ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, इतनी हीट दे दी कि उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। स्पेसिफिक हीट सर सॉइल की कितनी होती है, यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है, 0.2 होती है। कितनी होती है बेटा, 0.2 होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितनी होती है, 0.5 होती है। ठीक है, धीरे धीरे बोलेंगे, 0.5 होती है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 होती है। तो सॉइल की कितनी है बेटा, 0.2 है, ऑर्गेनिक मैटर की 0.5 है और वाटर की 1 होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो आगे देखो सर, ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। अगर जर्मिनेशन की बात करेंगे तो इसमें ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर जो है विंटर सीरियल्स के लिए 15 से 18, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मक्के के लिए 32, ठीक है सर। सोरगम, शुगर केन, कॉटन, इन सब के लिए 30 यानी 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस किसके लिए चाहिए, सोरगम, शुगर केन, कॉटन के लिए, मेज के लिए 32 और विंटर सीरियल्स के लिए 15 से 18। मस्टर्ड के लिए 18 से
23 डिग्री, 18 से 23 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है। नो माइक्रोवेल एक्टिविटी बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से कम पे माइक्रोवेल एक्टिविटीज़ लगभग नहीं होती हैं, और 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर माइक्रोवेल एक्टिविटीज़ लगभग नहीं होती हैं, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नोड्यूलेशन लेग्यूम्स से पहले बता चुके हैं सर, 24 डिग्री सेल्सियस। नोड्यूल के फॉर्मेशन के लिए इन सब के लिए 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बार बार रिपीट करने से याद हो जाती चीज़ें, आप भी जानते हो। चलो देखो सर, ग्रोथ ऑफ मोस्ट क्रॉप स्टॉप व्हेन ऑक्सीजन कंटेंट रीच बिलो 2%। जब ऑक्सीजन कंटेंट 2% नीचे जाता है तो ज़्यादातर क्रॉप होती हैं उनका कम जो ग्रोथ है एकदम रुक जाती है, आप जानते हो, ठीक है। और लगभग जो ज़्यादातर क्रॉप है उनमें ऑक्सीजन का कंटेंट जो है सॉइल मस्ट बी केप्ट 10%, लगभग 10% तक रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, जो मेन प्रोसेस है गैस को एक्सचेंज करने का वो कौन सा, डिफ्यूजन है, आप भी जानते हो। सीरियल सिर्फ राइस को छोड़कर, ठीक है, वो आपकी सीरियल एक्सेप्ट राइस आर इंटरमीडिएट इन देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक बात है। फील्ड एयर कैपेसिटी इज द फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ द आर, ये भी कोई आगे बढ़ सकते हो इस पॉइंट को छोड़कर। हाँ, टोटल पोर स्पेस, टोटल पोर स्पेस की बात करते हैं तो सैंडी सॉइल में फिर 20 से 30% होते हैं, लो में 30 से 50 होते हैं, और क्ले में 50 से 60% होते हैं। तो सर ज़्यादा पोर स्पेस किसमें, क्ले सॉइल में 50 से 60 है, सैंड में बहुत कम है 20 से 30%, लो में 30 से 50, कम चल जाएगा। सैंडी सॉइल में जो कंटेंट की बात करें तो 25,000 पोर होते हैं पर मीटर स्क्वायर में, क्ले में फिर 25 मिलियन होते हैं पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो जो है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो की अगर बात करते हैं तो सर ये सबसे जो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी ये रेशियो आपका कम होता चला जाएगा। इसको सर नापते कैसे, जैसे प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड से नापते हैं, कैसे नापते हैं, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड से नापते हैं। बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेंगे। अच्छा सबसे ज़्यादा ओडीआर किस में होता है, आपके इरीगेटेड पी में, ठीक है, और राइस में, ठीक है। तो राइस में काफ़ी कम होता है, पी में काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए देखो, रूट ग्रोथ ऑफ मोस्ट क्रॉप जब ओडीआर लगभग 20 से 10.-8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है ना भैया, रूट ग्रोथ ज़्यादातर क्रॉप की सीज हो जाती है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर जब ओडीआर इतना होता है तो सबसे कम है 20 गुणा 10⁻⁻⁰, ज़्यादा फिर कितना होता है 39.5 × 10⁻⁻8, ठीक है, जो कि मटर वगैरह में होता है। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है सर, वर्टिकल सेक्शन सॉइल का सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। कौन कौन सी लेयर होती है, OABC होती हैं, ठीक है, इस मास्टर होराइजन कहलाते हैं। 5 मास्टर होराइजन होते हैं, कौन कौन से सर, OABC, ठीक है। आगे देखो, ए होराइजन टॉप मोस्ट होराइजन है, ठीक है, इसी में A2 होता है, उस A2 को क्या बोलते हैं, ई होराइजन बोलते हैं, और जो मैक्सिमम इल्यूविएशन होता है वो ई होराइजन में होता है, ठीक है। बी होराइजन में क्या होता है, एल्यूविएशन होता है, तो एल्यूविएशन ई वाला केस में है, ई में है, ई वाला ई में है, ठीक है, इसे A2 भी बोलते हैं, और आई वाला किस में है, बी में है, ठीक है। ए और बी जो होते हैं इसे मिलके क्या होते हैं, सोलम बोलते हैं, या ट्रू सॉइल होती है ज़्यादातर, और सी वाला भी मिल जाता है तो उसे बोलते हैं रिगोलिथ, ठीक है। अच्छा एमोनो मैग्नीज ऑक्साइड एक तरीके से ब्लैक कलर के रिस्पॉन्सिबल है, ग्लाइकोनाइट ग्रीन कलर के लिए, लेपिडोकोराइट ऑरेंज कलर के लिए, FeS2 ब्लैक सी के लिए, लिमोनाइट येलो कलर के लिए, ठीक है। अच्छा आगे देखो सर, अगर बात करेंगे कलर की तो कलर को सर मुंसल कलर चार्ट से करते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। ह्यू जो होता है HD यानी डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर होता है, वैल्यू जो होता है वो रिलेटिव ब्राइटनेस ऑफ कलर की जो ब्राइटनेस होती है, और क्रोमा सर क्या होती है, उसकी जो प्योरिटी होती है, ठीक है। तो प्योरिटी किसे नापते हैं, क्रोमा से नापते हैं। सॉइल के पीएच की अगर बात करते हैं तो पीएच मीटर से पीएच को नापा जाता है, आप जानते भी हो, ठीक है। 0 से 14 पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर, और इसके अलावा जो फॉर एस्टिमेशन सॉइल पीएच रेशियो, सॉइल एंड वाटर का जो रेशियो रहता है वो 1:2.5 रहता है। ऑप्टिमम पीएच अगर नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो 6 से 8 के बीच होता है, ठीक है, 6 to 8 के बीच में होता है। किसके लिए सब, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी के लिए। अगर ऑप्टिमम पीएच फास्फोरस अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो 6.5 से 7.5 के बीच होता है। तो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, फास्फोरस अवेलेबिलिटी में होता है। 6 से 8 किस में होता है, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी में होता है। अगर पोटेशियम की बात करेंगे तो 6 से 7.5, तो 6 से 7.5 और 6.5 से 7.5 इसमें फ़र्क है। तो फास्फोरस के लिए 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5, पोटेशियम के लिए 6 से 7.5, 6 से 7.5, और नाइट्रोजन के लिए 6 से 8, ठीक है, बस। अवेलेबिलिटी आल माइक्रोन्यूट्रिएंट हायर अंडर एफडी कंडीशन, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं सबकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, कब सर, एफडी कंडीशन में। सर किसे छोड़कर, मोलिब्डेनियम को छोड़कर। तो मोलिब्डेनियम को छोड़कर जो है इस पर बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये जान लो कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबकी अवेलेबिलिटी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी
एफिडिक कंडीशन में ज़्यादा होती है, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़कर, मोलिब्डेनियम को छोड़कर। अच्छा, प्रॉब्लमेटिक सॉइल की अगर बात करते हैं तो सर इसमें सैलाइन सॉइल की बात करेंगे तो सैलाइन सॉइल में आप जानते भी हो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है 4 से ज़्यादा होती है, ठीक है। ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से कम होता है, पीएच 8.5 से कम होता है। एल्कलाइन सॉइल में 4 से कम होता है, ईएसपी 15 से ज़्यादा होता है और पीएच 8.5 से 10 होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऊपर नीचे लिखा है। हाँ, सैलाइन एल्कलाइन में बात करेंगे तो 4 से ज़्यादा, ईएसपी 15 से ज़्यादा और पीएच भी 8.5 से कम होता है। अब ये पीएच वाला भाई साहब बहुत किताब में हमने देखी है, यहाँ हालांकि 2-4 किताबें बड़ी चलती भी हैं, उन किताबों में 8.5 से लिखा रहता है सर, 8.5 से ज़्यादा, मतलब सैलाइन एल्कलाइन सब कुछ ज़्यादा, ठीक। लेकिन जब रिसर्च बुक्स में हमने देखा है, एसआर रेड्डी की बात करें, रेड्डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो कंप्रेसिव इकोनॉमी सामने लिखी हुई इसकी बात करें, इन सब में 8.5 से कम लिखा है, ठीक है। तो जहाँ तक सैलाइन एल्कलाइन की बात करें तो एल्कलाइन सैलाइन एल्कलाइन कंडीशन में भी 8.5 से कम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और इन बुक्स में भी 8.5 से कम लिखा है, तो इन सोर्स आपको बता दिया है, बाकी आपको आगे चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, सैलाइन सॉइल आर कॉल्ड वाइट एल्कली सॉइल, इसे सोलन चाल की बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सैलाइन सॉइल को वाइट एल्कली सॉइल भी बोलते हैं और सोलन चाल की बोलते हैं, ठीक है। सोडिक सॉइल की अगर बात करेंगे तो ब्लैक एल्कली सॉइल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, इन्हें ब्लैक एल्कली सॉइल बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये बात क्लियर है। अच्छा, जिप्सम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो जिप्सम इक्विवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड कितना कितना होता है, 0.85 होता है। सल्फर कितना होता है, 0.19 होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का 0.57 होता है। जिप्सम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन सल्फेट का 1.62 होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट का 1.29 होता है। तो ये पॉइंट्स कहते हैं ऐसे ही याद रखना, ठीक है, बहुत आराम से, कि जिप्सम इक्विवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड का 0.85, बोलो मेरे साथ भाई, कमेंट में लिख दिया करो। आज हमारी एनर्जी डाउन है, तुम्हारी थोड़ी होगी। अब 1:30 बज गए हैं, नींद भी लगी है, समझा करो, है, समझा करो भाई, थोड़ा बहुत समझा करो, लिख दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि हम बाद में कमेंट सबके देखते रहते हैं, बाद में हम देखते रहेंगे, ठीक है। हाँ, सुबह जल्दी जल्दी उठ के क्लास भी लेनी है। तो 0.85 किसका होता है सर, ये होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। जिप्सम इक्विवेलेंट सल्फर का कितना होता है, 0.19 होता है, ठीक है। जिप्सम इक्विवेलेंट सर सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, 0.57 होता है। अच्छा, अगर आयरन सल्फेट की बात करेंगे किसी सर आपके आयरन सल्फेट की तो 1.62 होता है। जिप्सम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करेंगे 1.29 होता है, ठीक है, थोड़ा बोरिंग हम जानते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयन इन सॉइल इज कॉल्ड सोलनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सोलनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को अनसिलेक्ट लाइम बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, अनसिलेक्ट है तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अलावा स्लेक है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो आपका सिलेक्ट है और अनसिलेक्ट है तो कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर सीसी की बात करेंगे, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का 179 होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 136 होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का 109 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड का 86 होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ है, टेबल को देख लीजिएगा। सॉइल मिनरलोजी की नहीं बोला जाता, अब बहुत थक गए अब बहुत थक गए भाई, अब नहीं बोला जाता। ख़त्म हो पाएगा क्या, 2 पार्ट में कर दें? टाइम भी देखें भाई, 1:43 हैं, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। शेप ऑफ क्ले मिनरल की बात करते हैं। कालोनाइट, कालोनाइट क्या होता है भाई, हेक्सागोनल। कालोनाइट का शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। हैलोसाइट का कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है। इलाइट का कैसा होता है, प्लेट लाइक होता है, ठीक है। इलाइट का कैसा होता है, प्लेट लाइक होता है। अच्छा, मोंटमोलोनाइट का फ्लॉपी होता है। नॉन्ट्रोनाइट का लेथ शेप्ड होता है। अटप्लोराइट का निडल शेप्ड होता है। तो इसमें देखो, कालोनाइट याद रखना, इलाइट याद रखना और हेलोसाइट याद रखना, 3 याद रखना, ठीक है। मोंटमोलोनाइट का फ्लॉपी होता है, ये भी याद रखना बस। तो जब भी टाइम मिले इसको ईयरफोन लगा के सुनते रहना बेटा। बेसल स्पेसिंग कालोनाइट की कितनी होती है, 7.2 एंगस्ट्रॉम होती है, 7.2 एंगस्ट्रॉम होती है। और बेसल स्पेसिंग से मोंटमोलोनाइट की कितनी होती है, 9.6 से 21.4 होती है। तो 9.6 से 21.4 किसकी होती है, मोंटमोलोनाइट की होती है। और कालोनाइट की कितनी होती है, 7.2 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है सर। अगर इलाइट की पूछ ले तो 10.1 एंगस्ट्रॉम, 10.1 एंगस्ट्रॉम किसकी होती है, इलाइट की होती है। तीनों इंपॉर्टेंट है। कालोनाइट मेरे साथ बोलो 7.2, ठीक है। मोंटमोलोनाइट 9.6 से 21.4 और इलाइट की 10.1, ठीक है।
अब देखो रॉक, और रॉक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रॉक फरी दो हैं, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। इग्नियस रॉक अग्नेय चट्टान है, कितने होते हैं सर? ग्रेनाइट होती है, बेसाल्ट होती है, डायोराइट होती है, गैब्रो होती है, साइनाइट होती है। कौन कौन सी? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, गैब्रो है, साइनाइट है। ठीक है, अब हिमालय याद कैसे भी याद कर लो यार, बहुत तरीके हैं। जैसे कोई गबरू है, ठीक है, भाई बात ही नहीं मान रहा था, तो हम लोगों ने कहा भाई साहब उसकी शादी कर दो। शादी कर दी, तो भाई साहब अब शादी कर दी ऐसी लड़की से, बड़ी एकदम जो है साइनाइड जैसी, एकदम आग जैसी। ठीक है, अब भाई साहब क्या बेचारा दब के रहता है। तो गबरू जो है, ठीक है, क्या हो गया सर, उसकी शादी हो गई, तो भाई साहब क्या करते, किससे हो गए? साइनाइड से हो गई। तो अब क्या है, दब के रहता है। ठीक है, गबरू ग्रेनाइट, गबरू गैब्रो हो गया, ग्रेनाइट ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, साइनाइड से साइनाइड हो गया, है ना। अब बस, अब भाई साहब, अब बस जो जितनी उसकी हद थी वो बस हो गई, यानी अब नहीं चलती बिल्कुल। बेसाल्ट हो गया, अरे यार कुछ भी याद कर लो। ठीक है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, साइनाइट। ठीक है, अच्छा डर के रहता है डायोराइट, ले बना लो, डर के रहता है ना, डायोराइट हो गया। अच्छा आगे देखो, सेडिमेंट्री रॉक है तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, सेल, कांग्लोमरेट। तो ऐसे याद कर सकते हो कि मान लो सही थे, शादी हो गई, शादी के बाद भाई साहब गबरू तो बड़ा कंजूस हो गया, तो भैया उसकी बीवी बोली उससे कि अरे कंगाल सैया सेल लगी है, सेल लगी थी मार्केट में दिवाली वाली, कि अरे कंगाल सैया सेल लगी है, अब तो साड़ी दिलाई दो। तो भैया अरे कंगाल सैया, कंगाल से क्या हो गया? कांग्लोमरेट, सेल लगी है, सेल से सेल हो गया। ठीक है, साड़ी से सैंडस्टोन हो गया, दिला दो से डोलोमाइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा लाइम स्टोन। ठीक है, तो लाइम स्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, सेल, कांग्लोमरेट। ठीक है, नींद आते आते फंडा बन गया। ठीक है, आगे बढ़ो, मेटामॉर्फिक रॉक पे आ जाओ। मेटामॉर्फिक रॉक में जेनेसिस, मार्वल, स्काइस्ट, स्लेट, कैलासाइट, कोटाजाइट। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट करना किस में आता है। ठीक, बाकी दो इंपॉर्टेंट है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, दोनों के एग्जांपल याद रखना। आगे देखो, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंडी एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा होता है, मतलब चीफ मुख्य होता है, बाकी सबसे ज़्यादा तो फेल्ड्सपार होता है 48%। अच्छा, मोस्ट रेसिस्टेंट वेदरिंग के लिए क्वार्ट्ज होता है, और सबसे आसानी से वेदरिंग किस में होती है? कैलासाइट में होती है। ठीक है, अच्छा, एसिड रॉक में जो सिलिका का परसेंटेज 65 से 70 तक होता है, बेसिक रॉक में 40 से 55 तक होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट 55 से 65, सीधी सी बात है। कंपोजिशन ऑफ सॉयल क्रस्ट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 49%, सिलिकॉन 25, एल्युमिनियम 7.5, आयरन 4.1, कैल्शियम 3.3, मैग्नीशियम 1.9। सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो कार्बन, कार्बामेट, कार्बामेट होता है सर न्यूट्र सोर्स उसका। नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मैटर होता है, फास्फोरस का एपेटाइट होता है, पोटेशियम का माइका। अब बड़े इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऐसे नहीं बोलना, अरे नालायक ऐसे बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेंशन ना लो। क्या? कार्बन का कार्बामाइट, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, घर पे बैठे हो बोलो मेरे साथ। नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मैटर। फास्फोरस का बोलो, फास्फोरस का बोलो एपेटाइट, बोलो मेरे साथ एपेटाइट। पोटेशियम का बोलो भाई, पोटेशियम का माइका, पोटेशियम का माइका। इसके अलावा फेल्डस्पार, इसके अलावा फेल्डस्पार। कैल्शियम का क्या होता है बेटा? कैल्शियम होता है डोलोमाइट, ठीक है, कैलेसाइट, ठीक है, एंड्रोसाइट, ठीक है, जिप्सम, ठीक है। तो कैल्शियम का क्या क्या होता है? डोलोमाइट होता है, कैलेसाइट होता है, एंड्रोसाइट होता है, और जिप्सम होता है। ठीक है सर, मैग्नीशियम का क्या होता है? तो मैग्नीशियम क्या क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट, मस्कोबाइट, बायोटाइट, ओलिवीन। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा भाई, कभी नहीं आएगा, टेंशन ना लो। सल्फर का पायराइट होता है, इंपॉर्टेंट। आयरन का पायराइट होता है, मैग्नीज का मैग्नेटाइट होता है, पायरोल्यूसाइट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पायरोल्यूसाइट। जिंक का सेफ्लराइट या सिमेटोसाइन होता है, ठीक है। कापर का चल्कोपोराइट या मेलेसाइट होता है। मोलिब्डेनम का ओलिबीन होता है। बोरान का इंपॉर्टेंट है टर्मोलाइन होता है। क्लोरीन का एपेटाइट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करेंगे 12 सॉयल ऑर्डर्स की, तो एल्फी सॉयल रेड सॉयल में बहुत पाया जाता है। एंडी सॉयल वॉल्केनिक इंजेक्शन से निकलता है। एलडी सॉयल ड्राई सॉयल में पाया जाता है, ठीक है। इंटी सॉयल जो होता है रिसेंटली फॉर्म जो सॉयल होती है एल्यूवियल सॉयल, उसमें इंटी सॉयल पाया जाता है। जेली सॉयल जो फॉर आपका परमाफ्रोस्ट का रीजन में पाया जाता है, ठीक है। हिस्टो सॉयल, पीट बॉग ऑर्गेनिक सॉयल, बड़ी वैसी सॉयल होती है, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। इंसेप्टी सॉयल, एम्ब्रियोनिक सॉयल, ये भी आपका एल्यूवियल में पाया जाता है। मोली सॉयल जो होती है ग्रासलैंड सॉयल पाया जाता है। ऑक्जी सॉयल जो तो हाईली वेदर्ड सॉयल, बहुत जल्दी वेदरिंग हो जाती है, वहाँ पर ऑक्जी सॉयल पाया जाता है। स्पोडो सॉयल जो होते हैं डोमिनेंट, इस स्पोडो सॉयल के अंदर आयरन और एल्यूमिनियम के जो अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक, डोमिनेंट होते हैं। अल्टी सॉयल की अगर बात करेंगे तो लो बेस सेचुरेशन, बेस सेचुरेशन जो होता है काफ़ी लो होता है। बाइटी सॉयल जो होता है मेनली ब्लैक सॉयल पाया जाता है, ठीक है, याद रखना, दरारें पड़ जाती हैं। और इसके अंदर जो डोमिनेंट होता है कौन सा मिनरल होता है? मोंट मोलोनाइट्स होता है, ठीक है। अच्छा,
सॉइल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एल्यूवियल सॉइल फल मेनली पाई जाती है, सबसे ज़्यादा एरिया एल्यूवियल सॉइल करती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी एल्यूवियल सॉइल होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया, सही बात है। एल्यूवियल सॉइल डज नॉट शो एनी, इसमें कोई भी होराइजन नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा देखो, जो नई एल्यूवियल सॉइल होती है उसे खातर बोलते हैं, पुरानी एल्यूवियल सॉइल को बांगर बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो कम्स अंडर वर्टी सॉइल कंडीशन, लार्जेस्ट एरिया कहाँ पर, महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल का। अच्छा, इसके अंदर कौन सा मिनरल ज़्यादा होता है, माउंट मोनाजाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉटन की अगर बात करेंगे तो मेनली कॉटन इसमें कल्टीवेट किया जाता है। अच्छा, ब्लैक कलर इसका कैसा होता है, तो आयरन ऑक्साइड, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा टिटेनीफेरियस मैग्नेटाइट, याद रखना, टिटेनीफेरियस मैग्नेटाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिटेनीफेरियस मैग्नेटाइट, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सॉइल वर्केबिलिटी काफ़ी पुअर होती है, एक तरीके से दलदल वाली मिट्टी हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस ऑर्गेनिक मैटर जो होता है काफ़ी कम पाया जाता है। अच्छा, रेड सॉइल की बात करेंगे सबसे तमिलनाडु में होती है, ठीक है। मोस्टली एल्फी सॉइल इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग अर्ली सॉइल भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, लेटराइट सॉइल जानते हो जहाँ प्लांटेशन क्रॉप अच्छी होती है, कहाँ सर जी, केरला वगैरह साइड में, तो जो नदी किनारे वाले एरिया होते हैं, समुद्र वाले, फाइट वाले, वो लेटराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक। डिजर्ट सॉइल भी बोल सकते हो एक तरीके से, लेकिन डिजर्ट सॉइल ना कह के आप मेनली से आप जो प्लांटेशन वाले एरिया होते हैं वहाँ पर मेनली ग्रो की जाती है, ठीक है। हाँ, डिजर्ट सॉइल अलग होती है, डिजर्ट सॉइल एक अलग टाइप्स होता है, लेटराइट सॉइल अलग होती है। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हाँ, लेटराइट में बनता है। डिजर्ट सॉइल अलग सॉइल है, इसमें एरिडी सॉइल फॉलेटर होता है, ये राजस्थान में ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अनसुटेबल होती है, सैंडी इन नेचर होती है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो ऐसे माइक्रोब जो सॉइल की एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, उसको कुछ ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर काउंट होते हैं। तो साइक्रोफिलस, मेसोफिलस, थर्मोफिलस, 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। साइक्रोफिलस जो 10 डिग्री सेल्सियस से कम पे काम अच्छे से करेंगे, मेसोफिलस 20 से 40 और थर्मोफिलस 40 से ऊपर, ठीक है। अगर बात करेंगे तो ऑप्टिमम मॉइस्चर फॉर एरोबिक बैक्टीरिया के लिए 50 से 75%, 50 से 75% तक मॉइस्चर पाना चाहिए। देखो, आज हम बिल्कुल नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम रुको, अगर इच्छा हो तो रुके रहना, ठीक है, अगर सही लगे तो, क्योंकि देखो फैक्ट है, सुनोगे जितनी बार सुनोगे उतनी बार याद होगा, ठीक है। तो इसलिए इच्छा हो तो रुको, ठीक, ना इच्छा हो तो तुम खुद ईमानदार नहीं हो, है ना। ऑप्टिमम मॉइस्चर की बात करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया की 50 से 75%, ठीक है। तो फर्जी यार बड़ा रूड बोल रहे हैं ना भैया, रूड नहीं बोलते, क्या ही करें, तुम नालायकी दे दो 2-4 है। हाँ, बैक्टीरिया ग्रो वेल विद इन pH 6.5 से 8, 6.5 से 8 के बीच बहुत अच्छे से रुकते हैं, ठीक है। फंगस की अगर बात करेंगे तो 6.5 से 6.5 के बीच, ठीक है। तो 4.5 से 6.5 के बीच फंगस अच्छे से ग्रो होता है, ये बात जानते हो। बैक्टीरिया सर 6.5 से 8 के बीच दोनों में अच्छा से काम करता है, ठीक है। अब देखो यार, क्वेश्चन कहाँ से आता है, सब सॉइल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है, पॉपुलेशन किसकी होती है, तो पॉपुलेशन बैक्टीरिया की ज़्यादा होती है, ठीक है। और बायोमास की बात करेंगे तो फंगस की ज़्यादा होती है। अब RAU में क्वेश्चन आया था आपके रूरल वाला, मध्य प्रदेश वाले में, उसमें सर पूछा गया था बायोमास, तो बायोमास में फंगस सही था, तो बायोमास की बात करें फंगस ज़्यादा होता है। अब वैसे सर पॉपुलेशन बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, ठीक बात है। अच्छा, कलर की बात करेंगे तो सर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइटा ग्रास ग्रीन, जेंथोफाइटा येलो ग्रीन, बेसिलोफाइटा गोल्डन ग्रीन, ठीक है। बस आगे बढ़ो। राइजोबियम जो होते हैं हेट्रोफॉर्बिक एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। मेन ऑप्टिमम पीएच रेंज एजिटोबैक्टर के लिए जो ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है वो कितनी होती है, 6.5 से 8 होती है। तो 6.5 से 6.5 से 8 जो होती है वो किसके लिए अच्छी होती है, वो एजिटोबैक्टर के लिए अच्छी होती है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच रेंज अगर बात करें क्लास्ट्रीडियम के लिए, तो क्लास्ट्रीडियम के लिए ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है 5 से 9 होती है। तो 5 से 9 क्लास्ट्रीडियम के लिए, एजिटोबैक्टर के लिए 6.5 से 8, ठीक है। मेरा मोबाइल भी सोने लगा है, अब कहीं पढ़ाते पढ़ाते तुमको सो ना जाए, ठीक है। अच्छा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे, इसे थोड़ा हंस लेते हैं बीच बीच में बिना ना चाहते हुए भी, ठीक है। अच्छा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर लगभग 20% जो है, अगर 20% के आसपास है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, तो उसे भाई साहब बोले ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। और अगर 20% तक कम है तो मिनरल सॉइल, बात खत्म। कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करेंगे तो सर 200 से 400 तक वेरी करता है, ठीक। ऑप्टिमम CN रेशियो ऑर्गेनिक मैटर का 10 रेशियो बन होता है, बाकी नॉर्मल का 12 रेशियो बन भी मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन में ह्यूमस की बात करेंगे तो ह्यूमस में कार्बन 50% होता है, ऑक्सीजन 35% तक होती है, नाइट्रोजन 5% होती है और हाइड्रोजन 5% होता है, ठीक है। अच्छा, एज इन द डिकम्पोजिशन यूजली इन ऑर्डर ऑफ शुगर, स्टार्च, सिंपल प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन छोड़ सकते हो। हाँ, ह्यूमिक सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, जैसे 3 फ्रैक्शन होते हैं, तीन फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, फ्लोविक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन। फ्लोविक एसिड जो होता है लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, अरे बस इतना याद रखो कि फिर दोनों में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, एसिड और एल्कली दोनों में, ठीक है। और सर माइक्रोवेल अटैक में बहुत कम रेसिस्टेंट होता है। अच्छा, ह्यूमिक एसिड की बात करेंगे तो सर मीडियम वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट मीडियम होता है, ये सॉल्युबल एल्कली, ये एल्कली में सॉल्युबल होता है पर एसिड में नहीं होता, ठीक है। ये माइक्रोवेल अटैक के बाद कैसा होता है, मॉडरेट होता है।
ह्यूमन की बात करेंगे, दोनों में नहीं घुलता सर, ये एक्टिव अटैक के लिए बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, यह इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ह्यूमस इज आल्सो कॉल्ड लिग्नोप्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ह्यूमस की 4 से 5 गुना टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है, सिलिकेट्स के लिए से, ठीक है। या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमस इज 4 to 5 टाइम दैट ऑफ सिलिकेट्स के लिए, ठीक है। कार्बन ऑर्गेनिक मैटर का एक तरीके से निकालने के लिए हम क्या बेवलेंस फैक्टर लेते हैं। बेवलेंस फैक्टर क्या होता है सर, 1.724 होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है तो आपको 1.724 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मक सॉइल कंटेन हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, सीधी बात है। पीट सॉइल सर पार्सली, देखो मक सॉइल पिट में ही है, मक सॉइल क्या है, हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। पीट सॉइल क्या है, पार्सली डिकम्पोज, बात खत्म। अब सर बस लास्ट पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो सर द ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर फॉर मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन के लिए ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर कितना होना चाहिए सर, 50 से 75% होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इफेक्टिव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा, बुलेटाइजेशन की एक बात करेंगे तो अमोनिया प्रमोट करता है क्या, सॉइल की एल्कलिनिटी को, ठीक है। डिनाइट्रिफिकेशन लॉस आर मोर अंडर सबमर्ज कंडीशन, सबमर्ज कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, नेटिव फिक्स अमोनिया यूजली, अरे ठीक है छोड़ो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑप्टिमम CNP रेशियो 100 10 1, कार्बन 100, नाइट्रोजन 10, फास्फोरस 1%, ठीक है। आगे देखो, ऑप्टिमम ODR 30 से 40 10 की पावर -8 होता है, ठीक बात है। आगे देखो, स्यूडोमोनास बेफिलस पैराकोकस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिनाइट्रिफिकेशन, आपको पता है, ठीक। हाँ, सॉइल वेट इन फर्रोफ्लाइट, याद रखना, सॉइल वेट इन फर्रोफ्लाइट। तो फर्रोफ्लाइट का सॉइल वेट होता है 2 × 10 की पावर 6 होता है, 2 × 10 का 6 होता है, ठीक है। आगे देखो, पार्टिकल डेंसिटी सर जनरली सॉइल की 2.65 होती है, ठीक है। यूनिट याद रखना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बल्क डेंसिटी जो होती है हाफ होती है पार्टिकल डेंसिटी की, ठीक। ट्रू डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी होती है, बाकी बल्क डेंसिटी थोड़ी होती है। अच्छा, पोर स्पेस निकालने के लिए पोर स्पेस 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100 होता है। द वैल्यू ऑफ पोरिफिटी ऑफ सॉइल यूजुअली वेरीज 0.3 से 0.06, ठीक है। आगे देखो, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल सॉल्व में जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टिलस, टिलस को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा आज की वीडियो के लिए माफ करना क्योंकि बहुत लेट हो गया है और अब हो गया 1:56, यानी कि टाइमिंग वीडियो की कितनी रही है सर, वीडियो की टाइमिंग आपकी रहेगी 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट के अंदर सॉइल साइंस आपकी खत्म हो गई है। आप इसको करना क्या है, आप इसको जितनी बार हो सके उस वीडियो को रिपीट करना। तो सर वर्डिंग मेरी क्लियर नहीं होगी, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF वगैरह अगर टाइम मिला तो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो आकाश बाजपेयी इंस्टाग्राम सर्च करके वहाँ पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। अब बहुत तेज नींद लगी, हम जाने सोने, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचिएगा, ठीक। कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल रहा है, ये ज़्यादा चीज़ अच्छा है, ठीक है। हो सकता है कोई वीडियो इतना इफेक्टिव नहीं जाता, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे मिलते हैं आपसे, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, तो अच्छी अच्छी बातों को अपने आसपास रहने दीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा।